हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पोर्ट पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस यह है क्लास 10th का। और आज हम चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 ही अभी चल रहा है। इनसे पहले शायद 3 या 4 इनका वीडियो आ गया है, आप देख लीजिएगा ये कौन सा पार्ट होगा, 5वां होगा या फिर चौथा होगा। तो दूसरा अध्याय हमारा लोक सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इसी को हम पढ़ रहे हैं। यह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और वेट रखता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कोई भी चीज़ क्यों बंटवारा किया गया किसी भी चीज़ के बारे में। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं अभी आपको वीडियो लाइक या फिर शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। आप अभी मत कीजिएगा, आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उनके बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जिनको हम डिटेल से जानने वाले हैं, वो है भाषा नीति। ठीक है, भाषा नीति, इनको आज हम समझने वाले हैं। तो भाषा नीति क्या है? तो बहुत सारे देशों ने भी इस चीज़ पे अमल किया, और इसी की वजह से भाषा नीति के सही तरीके से प्रयोग नहीं होने की वजह से बहुत सारे देशों में दंगे हुए, और बहुत सारे देशों में तो गृह युद्ध भी हो गया भाषा नीति को लेकर। और गृह युद्ध तो नहीं, लेकिन हमारा भारत देश भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा। भाषा नीति के प्रयोग जब सरकार ने अमल में लाने शुरू किए तो भारत में भी कुछ न कुछ भाषाएं को लेकर हमारे देश में भी कुछ राज्यों में दंगे भी हुए। तो हम उसी चीज़ को थोड़ा समझने वाले हैं। देखिए, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, यानी भारत में एक से ज़्यादा नहीं, कई भाषाएं एक्चुअल में बोली जाती है। तो हमारा जो भारतीय संविधान में ना, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, इसको याद रखना है। हिंदी को कौन से भाषा की दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में, क्योंकि यह आबादी की 40% लोगों की भाषा है। यानी भारत की अधिकांश आबादी जो है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? हिंदी है, क्योंकि यह कुल, अगर मान लीजिए आप 100% मानते हैं तो इसमें से 40% लोग हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी को वो मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं वो लोग हिंदी को द्वितीय या तृतीय भाषा मानते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है लोग हिंदी को प्राथमिक भाषा यानी प्रथम भाषा या मातृभाषा मानते हैं, और दूसरी भाषा को लोग शौक से सीखते हैं। जैसे बांग्ला हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, तमिल हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है। लेकिन आप अगर साउथ में जाओगे तो साउथ के लोगों का मातृभाषा तमिल या तेलुगु होगा, वे द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को सीखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल भारत में 40% लोगों कौन से भाषा बोलते हैं? तो वह बोलते हैं हिंदी भाषा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके साथ ही अन्य भाषाओं के प्रयोग, संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिंदू को छोड़कर, यानी हिंदू नहीं, हिंदी को छोड़कर और सारी जो भी भाषाएं हैं उन्हें मान्यता नहीं दिया गया है, या फिर उन्हें प्रयोग करने के लिए छूट नहीं दी गई है, या लोगों को मना किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सरकार ने अलग अलग से कानून बनाए हैं, ताकि वह भाषा भी जिंदा रह सके और वह भाषा भी समृद्ध करे, मतलब हमारे समाज में बढ़े और सारे लोग भी उस भाषा को बोले। तो 1991 के जनगणना के अनुसार भारत में 1500 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, या 1500 से ज़्यादा भाषा को बोलते हैं। ये 1991 का डाटा है। हमारे यहाँ 2001 का जनगणना हुआ, 2011 का जनगणना हुआ, तो 2 दशक बीच में गैप है। यानी 1991 के बाद 10 साल 2001, फिर 10 साल 2011, और अब तो 2021 है, तो ये तीसरा दशक है। तो उस समय तक, यानी 1991 का अगर हम डाटा देखें, जनगणना देखें,
तो उस समय तक भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती थी? तो आप क्या बोलोगे? 1500 से ज़्यादाएँ भाषा। तो 1500 से ज़्यादा जो भाषा था, तो इसी जनगणना में यानी 1991 की जनगणना में पाया गया कि 114 प्रमुख भाषाएं हैं। 114 प्रमुख भाषाएं का मतलब जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या एक ह्यूज नंबर है, एक बहुत बड़ी नंबर है। कितने भाषा को? 114 भाषा को। लेकिन इसी में से याद रखना है, इसी में से ध्यान रखना है आपको कि 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। यानी संविधान का जो 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब अगर आप कभी भी एग्ज़ाम दोगे तो आपका एक लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है वह तो रहेगा ही, साथ के साथ 100% वहाँ पर इंग्लिश भी रहेगा। एक इंग्लिश तो फिक्स है, आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पर आपको इन 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको मिलेगा। तो प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है या फिर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है या प्रमुख कितनी भाषाएं हैं। अगर पूछ भी लिया जाए भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, लगभग 1500 से ज़्यादा, कितनी प्रमुख भाषाएं हैं, 114 है। उनके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो आप क्या बोलोगे? 22 भाषाओं को रखा गया है। याद रखिए कंपटीशन का भी यह बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। उनके बाद अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला भाषा है, या विविधता वाला भाषा नहीं, विविधता वाला देश है। क्योंकि हमारे देश में ना हम यह कह सकते हैं कि लगभग ऐसा संभव है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं जो बोली जाती है वह हमारे देश भारत में ही बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है संभवतः लगाया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इनके बाद ये तो हो गई, लेकिन यहाँ पर भी याद रखना है कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा। आप अंग्रेजी के बारे में जानते हैं, अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक हमारे लिए हमारे देश की भाषा नहीं बल्कि यह एक विदेशी भाषा है। लेकिन हमारे देश के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी को जब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो अब और सारे जो स्टेट जहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बांग्ला, उर्दू बोली जाती है, तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा आपत्ति जताई। तो उन लोगों के आंदोलन, यहाँ पे देखिए मैंने दिया भी एक लाइन, तमिलनाडु में इसको लेकर तो जन आंदोलन उग्र हो गया था। यानी जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारी मातृभाषा तमिल या तेलुगु है, अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दे रहे हो फिर हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोगों को कोई भी अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करना होगा, तो फिर हम लोग उस समय क्या करेंगे? और फिर तो हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उनका तो एक वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो इसी वजह से सरकार ने इन दोनों के लिए, यानी सरकार ने इस विवाद को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। मतलब सरकार ने क्या बोला, ठीक है अगर आप चाहें हिंदी का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी का भी कर सकते हैं। तो आप अब क्या देखोगे, जितने भी स्टेट हैं तो उस स्टेट की जो बहुत ही ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह तो उस भाषा में यानी उस लैंग्वेज में आप तो अपील कर ही सकते हैं किसी भी चीज़ में, सरकारी कार्य में। उनके साथ ही साथ आप इंग्लिश को भी रख सकते हैं। तो इंग्लिश ऑल ओवर द इंडिया सभी स्टेट के हाई कोर्ट और हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट हर एक जगह सरकारी कार्य में आपको ये जो हमारी 22 भाषाएं हैं और इनके साथ साथ आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख बोली जाने वाली भाषा को मैंने लिख दिया है ताकि आपको कम से कम ध्यान में रहे कि भारत में जो 1500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है तो एक्चुअल में कौन सब ऐसी भाषाएं हैं जिनको एक ह्यूज नंबर, एक बड़ा नंबर जो है उनको अपने बोलचाल में प्रयोग में लाता है।
तो इसमें याद रखना है सबसे पहला हिंदी। हिंदी को पूरे भारत में लगभग 40.2% लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बांग्ला। बांग्ला को भी बोली जाने वाली बोलते जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग हमारी कुल आबादी का 8.3% है। तेलुगु जो है 7.9% बोलते हैं और मराठी जो है यह 7.5% लोग बोलते हैं और तमिल 6.3 और उर्दू जो है 5.2। याद रखिए ये सभी के सभी डाटा 1991 का ही है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है हिंदी 40 से बढ़ के 42-43 हो गया हो, बांग्ला तेलुगु ये सब भी बढ़ गया हो। तो आप मूल रूप से देख सकते हैं कि अगर हम 100% मानते हैं तो भारत की जो यही 5 भाषाएं हैं कितना प्रतिशत हो गया? लगभग 40, 8, 48, 7, 55, 7, 62, 6, 68, 5, 73, यानी यही 5 भाषा लगभग जो है 73% हमारा कवर कर लेता है। तो और सारी जो भाषाएं हैं ना उनको बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो याद रखिए अब इनसे हमें क्या सीख मिलता है। ये तो थी भारत की बात। आप इसी तरीके से और सारे देशों में देखोगे, जैसे नाइजीरिया में देख लो आप, नाइजीरिया के बाद आप वेस्ट इंडीज़ में देखो, पाकिस्तान में देखो, ईरान में देखो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की सरकार पिछले कई दशकों से एक ही भाषा को अपने देश में थोपने का प्रयास कर रही है, जिनके वजह से पिछले कई दशकों में उन देशों में बहुत बड़ा जन आंदोलन भी हुआ। लेकिन भारत सरकार में जब हमारा देश संविधान का निर्माण हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा किया जा रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को बारीकी से ध्यान रखा कि भारत एक बहुल भाषा वाला देश है, यहाँ पर बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को कि आने वाले समय में हमारे देश में आंदोलन ना हो, बहुत बड़े स्तर पर देश को क्षति ना पहुँचे, क्योंकि जब भी आंदोलन होता है तो उनसे नुकसान कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को ही होता है। तो इसलिए सरकार, उस समय के संविधान निर्माताओं ने इन चीज़ को ध्यान रखा और हमारा संविधान, हमारे भारत के जो भी हमारे केंद्र में बैठे लोग हैं या फिर जो भी होते हैं, उसके कार्यकाल में अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ज़रूरत लगती है कि हमें इन चीज़ों को हटाना चाहिए, तो वो संविधान से हटा भी देते हैं अगर वह भारत के नागरिकों के लिए ज़रूरी या फ़ायदेमंद नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ भारत के लोगों के लिए ज़रूरी है, तो सरकार अपने बनाए गए संविधान में ही संशोधन करके उस चीज़ को ऐड भी करती है और हटा भी देती है। जैसे आप बिहार में ही देखो, बिहार सरकार को लगा कि बिहार के आम नागरिकों की मांग है कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, तो संविधान में संशोधन करके शराब को बंद कर दिया गया, हटा दिया गया उन्हें संविधान से। अब भारत सरकार को लगा कि हम जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए हुए हैं, अब उनसे वापस ले लेना चाहिए। तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर वो समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। तो हमारे भारत का यही एक हम कह सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक्स एक रुझान है भविष्य को लेकर, कि जो भी सही लगता है भारत के नागरिकों के लिए हमेशा भारत सरकार उस कदम को उठाती है। इसी वजह से आप भारत में पिछले कई दशकों से उतना बड़ा जन आंदोलन भाषा को लेकर आप नहीं देखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको भाषा नीति समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी अभी भी आपको डाउट लगता है कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट करोगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, यह थोड़ा सा हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, यह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि एक ही दिन आपको 40 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बना दूं, वो थोड़ा सा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाओ, इनके 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर और आ जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि आप किसी दूसरे को भी, अपने जूनियर को, अपने घर में अपने भाई बहन को भी आप समझा सको। आप उनके पास बैठो, अच्छा भाषा नीति समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है तुम बैठो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ और
आप लोग भी इसीलिए कंसंट्रेट होकर देखिए, 100% आपको मज़ा आएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में जानकारी और लोगों को होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार में अगर आपके भाई बहन कोई भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक पे जब आप शेयर कीजिएगा तो वहाँ पे कम से कम 100 लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ टैग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो भी मैंने लिखा है, आपको अगर लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ या नोट्स चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नाम का लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप ही लोगों के एक नंबर भी होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी मैंने एक ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए। आप उस नंबर पर भी अपना नाम और आप किस सिटी से हैं वो लिखकर सेंड कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।